ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलरेडी हमने जो है डिस्कस कर लिया था अब तक। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में मुझे नहीं लगता आप लोगों में से किसी को कोई डाउट होना चाहिए। किसी को डाउट है क्या तो पूछ सकते हैं आप लोग। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में किसी को कोई डाउट है? यस, हेलो एवरीवन। किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो। नहीं, तो अब हम लोग जो बात करते हैं वो सेक्शन सिक्स, सब सेक्शन सिक्स के बारे में बात करेंगे, जो बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब हमारा हम लोग जो ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो सेक्शन सिक्स में पढ़ने वाले हैं वो इंडिविजुअल पर्सन का स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल पर्सन। वैसे मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सबसेक्शन 31 पर्सन के कितने कैटेगरी हैं? चलिए देखते हैं। पर्सन के कितने कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्स सबसेक्शन 7? वेरी गुड, रोल नंबर 7 नम्रता, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे बच्चों आपको याद होना चाहिए जो भी बातें मैंने बताई। वेरी गुड चिन्मयी पठारे, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग वेरी गुड, बहुत अच्छा जान के अच्छा लगा कि आप लोग ऐसे एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई मुझे। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस है। मैं वापस वही एक क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा? सिटीजनशिप बेसिस पे। अगर कोई इंडिया का सिटीजन है तो उसे हम रेसिडेंट बोल सकते हैं? यस और नो? नो, नो। वेरी गुड, आप जो लोग भी नो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है डिटरमाइन करने का, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल सिटीजनशिप। ठीक है, हम सिटीजनशिप सिटीजन है या नहीं है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज डजेंट मैटर वो इंडियन सिटीजन है, जापानीज सिटीजन है, अमेरिकन सिटीजन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी विल ओनली कंसीडर फॉर रेसिडेंट प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन स्टे किया। नहीं नहीं, अरे आप नम्रता, आप इंडिया के सिटीजन हो इसका मतलब आप इंडिया में स्टे करते हो ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। अब मैं माइट भी ऐसा, मैं इंडिया का सिटीजन हूं लेकिन मैं रहता यूएसए में हूं, तो ऐसा हो सकता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम केसेस में जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया में ही रहते हैं, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं लेकिन मैं इंडिया में रहता ही नहीं हूं। ऐसे बहुत सारे केसेस में है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियर बोला कि आप जो रेसिडेंशियल स्टेटस जो डिटरमाइन करेंगे वो सिटीजनशिप बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई रहेगी। तो हमारे पास फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा चैप्टर टू रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो उसे अभी हमें वापस देखने का और करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट
ठीक है, तो अभी आगे हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे द द इंसिडेंट ऑफ टैक्स ऑफ एनी एसएससी डिपेंड अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अंडर द एक्ट। आगे क्या बोला, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम वुड बी डिपेंड अपॉन नॉट ओनली इट्स नेचर एंड प्लेस इट्स एक्रूवल बट आल्सो अपॉन एसएससीज रेसिडेंशियल स्टेटस। तो किसी भी एसएससी का देखिए, हम लोग ने देखा था कि बहुत सारी इनकम जो थी वो रेसिडेंशियल आरओआर को टैक्सेबल होती थी, एनआर को टैक्सेबल नहीं होती थी। ये आप लोग ने देखा था या नहीं देखा था? यस, बहुत सारी ऐसी इनकम थी जो हमने देखा था कि वो आरओआर को टैक्सेबल हो रही है लेकिन एनआर को टैक्सेबल नहीं हो रही थी। ऐसे बहुत सारी इनकम्स थी, बराबर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी इज डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर ईच एंड एवरी ईयर। तो अभी इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज आप 2000 हमारा 2019 और 20 में आप इंडिया के रेसिडेंट थे, आरओआर थे, तो क्या बच्चों मैं आपको 2020 एंड 21 के लिए क्या कंसीडर करूंगा, आरओआर या एनआर? मेरा आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? मैं 2019 और 20 के प्रीवियस ईयर में कोई पर्सन, मान लेते मिस्टर ए है, मिस्टर ए 2019 एंड 2020 के ईयर में वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे। लेकिन यही सेम मिस्टर ए अब 2020 एंड 21 के लिए मैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लूंगा, क्योंकि वो 1920 में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे। बोलो यस और नो। तो मैं वापस बता देता हूं कि ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर के लिए, ईच एंड एवरी, हर एक प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप 1920 में नॉन रेसिडेंट थे या रेसिडेंट थे। हम 2021 के लिए वी विल कंसिडरिंग सेपरेट वी विल कैलकुलेटिंग सेपरेट योर रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप पिछले साल में क्या थे, रेसिडेंट थे नॉन रेसिडेंट थे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हर एक ईयर का सेपरेट रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको। दूसरा चीज, अच्छा क्या अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं तो किसी और कंट्री का भी रेसिडेंट हो सकता हूं एट द सेम टाइम? जैसे 2021 में मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, ठीक, तो क्या मैं एट द सेम टाइम किसी और कंट्री का रेसिडेंट हो सकता हूं, यस और नो? क्या ये पॉसिबल है? मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं नो, क्योंकि देखो वापस वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सिटीजनशिप नहीं है, रेसिडेंशियल स्टेटस है। अगर मैंने इंडिया के जो रूल्स है उसको सेटिस्फाइड किया और मैं रेसिडेंट हो गया, एट द सेम टाइम मैं किसी और कंट्री के भी रूल्स को सेटिस्फाइड कर रहा हूं, मैं वहां पे भी रेसिडेंट हो सकता हूं, यस और नो? बराबर, मैं इंडिया के जो टैक्सेशन के रूल्स हैं उसको फुलफिल किया तो मैं रेसिडेंट हुआ, और एट द सेम टाइम एट द सेम इन सेम ईयर मैं किसी और कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वहां पे भी रेसिडेंट हो सकता हूँ। तो एट द सेम टाइम सेम ईयर में मैं एक से ज्यादा कंट्री में रेसिडेंट हो सकता हूँ। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान में रखें कि एक से ज्यादा कंट्री में भी हम रेसिडेंट, देखो यहाँ पे, to determine whether the particular income is taxable in the hands of SSC or not, we have to determine the residential status of SSC। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ये पता करना बहुत जरूरी है कि कोई भी इनकम उस पर्टिकुलर एसएससी को टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो हमें ये पहले, क्योंकि हमें ये अगर कोई फॉरेन इनकम है तो नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं है, लेकिन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी को टैक्सेबल है। हमें ये पहले पता करना होगा कि वो अगर वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, रेसिडेंट है, आरओआर है या एनआर है। ठीक है, तो ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी होगी। टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ये दो लोगों के लिए इस तरह से रेसिडेंशियल स्टेटस को कैटेगराइज करते हैं। अदर पर्सन मतलब जो फॉर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई और लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन, ये सारे लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस दो कैटेगरी में होता है।
या तो रेसिडेंट इन इंडिया होंगे या वो लोग नॉन रेसिडेंट होंगे, ठीक है। या तो वो लोग, वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, या तो वो लोग रेसिडेंट होंगे या फिर वो नॉन रेसिडेंट होंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स का में रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, अगर आप रेसिडेंट हो इंडिया के तो उसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया है इंडिविजुअल के केस में। तो आगे जो हम क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो इंडिविजुअल के बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कैन बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पॉसिबल है। नॉर्मल एसएससी के केस में, अदर क्लास एसएससी कैन आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये हमने ऑलरेडी ऊपर भी चार्ट में बताया है। डिटर्मिनेशन, determination of residential status of different SSC under section 6, हम लोगों को अलग अलग एसएससी का, अब हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल का, पहले हम लोग किसका देख रहे हैं, इंडिविजुअल्स के केस में। तो हमें बोला गया कि भाई आप किसी भी पर्सन को, हम लोग किसी भी पर्सन को हम रेसिडेंट कब बोलेंगे, अगर कोई पर्सन, बोला गया हम, अगर कोई, इफ एनी पर्सन वांट टू बिकम रेसिडेंट, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना होगा टू बिकम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। देखो, एन इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड, ही और सी, इफ ही और सी satisfy any one of the following basic condition। मतलब क्या, आप कभी आप रेसिडेंट तभी बन सकते हो अगर आप ये दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करोगे तो। अब दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन बोला गया, he has been in India for total period of 182 days or more। मतलब आप इंडिया में होने चाहिए, कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में। अभी हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 20 एंड 21 है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर में होने चाहिए कितने दिन, 21 डेज होने चाहिए। हेलो, समझ में आया बच्चों? ही हैज बीन इन इंडिया फॉर टोटल, मतलब 182 डेज से आप ज्यादा डेज होने चाहिए इंडिया में, 182 डेज और मोर, ठीक है, उससे ज्यादा दिन होने चाहिए आप इंडिया में। आगे बोलते बच्चों, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर, अब ये पहला कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था आपका, फर्स्ट कंडीशन था कि आप 182 डेज और मोर, ठीक है, ड्यूरिंग, कब होना चाहिए आप, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 2020 एंड 21 है। ये चीजें आप ध्यान में रखें। अब अगर आप ये कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, पहला कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहे हो, तो आपको एक दूसरे कंडीशन का ऑप्शन दिया गया है, सेकेंड वन। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में दो पार्ट है, सेकेंड में दो पार्ट है बच्चों, ध्यान में रखें।
बोलो बोलो सर 182 बोलो। रहेगा ना? 182। हाँ। सर हेलो। 182 रहेगा ना? 182। यस यस, सॉरी 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 सॉरी, 182 डेज है, सॉरी। अब सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? 60 डेज और मोर, 60 दिन होने चाहिए। कौन से ईयर में? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर अब हमारा कौन सा है? 2020 एंड 21। ये हो गया। अब हमें ध्यान में रखना है, अगर आप सेकेंड का मैंने बताया दो पार्ट है, इसके साथ में आपको एक और पार्ट फुलफिल करना है जिसका नाम है पार्ट 2, जिसमें बोल रहा हो 365 डेज होने चाहिए और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब ये 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक। तो मतलब आप अगर फर्स्ट वाला कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप तो रेसिडेंट हो ही हो, ठीक। अब अगर आप फर्स्ट वाला कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो आप रेसिडेंट हो। सेकेंड वाला आप फुलफिल कर रहे हो, सेकेंड वाले के दोनों पार्ट फुलफिल कर रहे हो तो भी आप रेसिडेंट हो। तो इस तरह से हमें जो है दोनों केसेस में हमने बताया कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट होंगे। यहां तक समझ में आए? तो फर्स्ट वाला, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट वाले के साथ में सेकेंड वाला भी आपको फुलफिल करना होगा। इज क्लियर? देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ मतलब अगर आप सेकंड का, सपोज आपने 60 डेज वाला कर लिया फुलफिल, ये 365 डेज वाला नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो आप रेसिडेंट होंगे क्या? नहीं, तब आप नॉन रेसिडेंट होंगे। अगर आप सेकंड वाले कंडीशन पे जा रहे हैं तो आपको ये दोनों साथ में फुलफिल करना है, ठीक है। दोनों साथ में, एक किया एक नहीं किया तो नहीं चलेगा, दोनों साथ में हुआ तो ही चलेगा। इज इज क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए अब मैं आपको देखता हूँ आप लोगों को कितना समझ में आया है। ये हमारा प्रीवियस, ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ डेज इन प्रीवियस ईयर 2020-21, नंबर ऑफ डेज फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब देखो यहाँ पे और आपको बताना है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, ठीक। चलिए, पहला केस में वो 200 दिन रहता है इंडिया में पिछले साल प्रीवियस ईयर में, और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 0 डेज रहता है। 200 दिन रहता है, यहाँ पे 400 दिन रहता है, यहाँ पे 100 डेज रहता है, 380 डेज रहता है। 400 दिन, सॉरी नहीं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे 65 डेज रहता है और ये 200 डेज ही रहता है। यहाँ पे 90 डेज रहता है और ये 370 डेज रहता है। यहाँ पे 50 डेज रहता है, 500 डेज रहता है। यहाँ पे 40 डेज ही रहता है और यहाँ पे 200 डेज रहता है। तो अब पहले वाले केस में हम बताएं ये जो पर्सन है
पिछले साल प्रीवियस ईयर में 200 दिन था, लेकिन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 0 था, तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट? चलिए, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट? पहला वाला केस रेसिडेंट होगा, रोल नंबर 38 के अकॉर्डिंग रेसिडेंट है। बाकी लोग क्या सोचते हैं? मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? आपको ये कंडीशन देखना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग बताना है आप लोगों को। बताइए आप लोग। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ नंबर ऑफ डेज इन अ प्रीवियस ईयर में 200 डेज है, विच इज मोर देन 182 डेज। अब रोल नंबर 37 जरा ध्यान रखो, मैं वही बता रहा हूँ, नॉन रेसिडेंट नहीं होगा, रेसिडेंट होगा। यहाँ देखो प्रीवियस ईयर में वो 200 दिन है, और हमारा कंडीशन क्या है पहला, कि आप 182 डेज या उससे ज्यादा होने चाहिए। उससे ज्यादा है क्या? 182 डेज से ज्यादा है क्या वो? यस और नो? तो अगर आपने फर्स्ट वाला कंडीशन फुलफिल कर लिया, तो सेकेंड आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट वाला कंडीशन फुलफिल कर पाते हो, तो सेकेंड कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे आप क्या हो गए? रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. हेलो, समझ में आया? सेकेंड वाले में बोलिए, सेकेंड वाले में रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? सेकेंड वाले में रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? सेकेंड वाले में भी वो फर्स्ट वाला फुलफिल कर रहा है, सेकेंड वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, वो रेसिडेंट हो गया। थर्ड वाले में बोलो, थर्ड वाले में 100 डेज है और 380 डेज है। अब जरा देखो, 100 डेज है मतलब 182 डेज से कम है, तो हम सेकेंड कंडीशन की तरफ आए। क्या वो 60 डेज से ज्यादा है? क्या वो 60 डेज से ज्यादा है? यस। अब हमें दूसरा देखना होगा साथ में, एंड क्या वो 365 डेज से ज्यादा है 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में? यस। तो ये दोनों ही कंडीशन, ये दोनों वाला दोनों फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए वापस वो रेसिडेंट हो जाएगा। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, 65 डेज है और 200 डेज है, क्या होगा? 65 डेज और 200 डेज, रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? वेरी गुड, नॉन रेसिडेंट। किसी एक ने तो रेसिडेंट बोला। बेटा जरा ध्यान दो, यहाँ पे पहला तो हम 182 डेज वाला देखेंगे तो नहीं हो रहा है, दूसरा 60 डेज वाला तो हो रहा है, तो हम 60 डेज वाला जैसे ही हुआ उसको रेसिडेंट नहीं बोलने का, साथ में ये चेक करने का क्या वो 365 डेज है? 365 डेज है? नहीं है। ये सेकेंड वाला नहीं हो रहा है, तो वो रेसिडेंट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। समझ में आया? आगे देखते हैं, 90 डेज, ये आपका 182 डेज का नहीं हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 60 डेज का हो रहा है, 365 डेज का भी हो रहा है सेटिस्फाई, तो ये रेसिडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 50 डेज, मुझे बताओ ये 182 डेज वाला हो रहा है? 182 डेज वाला हो रहा है क्या? 182 डेज वाला हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या 60 डेज वाला सेटिस्फाई कर रहा है? 60 दिन का केस सेटिस्फाई कर रहा है क्या हमारा? नहीं कर रहा है। ये 50 डेज जो है बिलो 60 है ना, 50 दिन जो है वो बिलो 60 है, तो ये फर्स्ट वाला नहीं हो रहा है, सेकेंड वाला भले ही हो जाए, क्योंकि ये दोनों साथ में होगा तो ही वो रेसिडेंट होगा, तो ये नॉन रेसिडेंट हो गया। नेक्स्ट वाला बोलो, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट आप लोग बताएंगे। लास्ट वाला में आप लोग सोच के बताएंगे, लास्ट वाले में आप लोग सोच के बताएंगे। लास्ट वाले में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो 60 डेज वाला हो रहा है, ना तो 365 डेज वाला, तो ये नॉन रेसिडेंट ही है। आई होप समझ में आया रहेगा आप लोगों को ये। चलिए आगे बढ़ गए, समझ में आया? चलिए यहाँ पे क्रक्स क्या दिया है, इंडिविजुअल सेटिस्फाइड एनी वन कंडीशन, अगर ये दोनों में से फर्स्ट कंडीशन या दो सेकंड कंडीशन, सेकंड वाला करोगे तो सेकंड के साथ दो पार्ट है, दोनों करना होगा, तो रेसिडेंट एडिशनल कंडीशन की तरफ जाएंगे। अगर आप रेसिडेंट हो गए तो हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे।
इफ बोथ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप फर्स्ट कंडीशन भी नहीं कर रहे हो, सेकंड भी नहीं कर रहे हो, तो आप क्या होगे, नॉन रेसिडेंट। अब फॉलोइंग, अब हमारा ये जो है, इस ये जो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में दिया गया। अब नॉर्मली मैंने क्या बोला बच्चों, हमारे पास कितने ऑप्शन है, या तो मैं फर्स्ट वाला करूं या तो मैं सेकंड वाला करूं। ठीक है, मेरे पास कितने ऑप्शन है बच्चों, कितने कंडीशन के ऑप्शन है मेरे पास, दो कंडीशन के ऑप्शन हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला करूं या सेकंड वाला करूं। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है। इन नॉर्मल केस में मेरे पास दो कंडीशन है। ठीक, नॉर्मल केस में मेरे पास कितनी कंडीशन, दो कंडीशन। एक, अब गवर्नमेंट ने बोला कि बेटा ठीक है, दो कंडीशन हमारे पास नॉर्मल केस में है, 182 डेज या 6365 के साथ में, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। अपवाद मतलब क्या, जैसे मैंने बोला कि जो असाइनमेंट मैंने स्कोप ऑफ टोटल इनकम का दिया है, पूरी क्लास करके आएगी और वो ट्यूसडे को सबमिट करेगी, लेकिन रोल नंबर 26, रोल नंबर 25 को छोड़ के, मतलब क्या, ये रोल नंबर 25 और 26 क्या है बच्चों, एक्सेप्शंस में है, इनके ऊपर ये असाइनमेंट का रूल अप्लाई नहीं होता है। अंडरस्टूड? एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो उसी तरह से ये जो सेक्शन 6, ये बेसिक कंडीशन थी, ये बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में जो दिया गया था, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे अभी एक्सेप्शन बताया गया। अगर कोई पर्सन, पहले तो ये समझ लें कि अब नॉर्मल केस में हमारे पास कितने चॉइस हैं, दो, लेकिन अगर कोई पर्सन एक्सेप्शंस में आता है तो उसको दो कंडीशन का चॉइस नहीं है। अगर कोई पर्सन एक्सेप्शंस में आता है तो उसको एक ही कंडीशन का चॉइस मिलता है, उसको सेकेंड ऑप्शन मिलता नहीं। अगर कोई, अब मैं वापस दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई पर्सन एक्सेप्शंस में आता है और वो रेसिडेंट बनना चाहता है, वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, अगर कोई पर्सन एक्सेप्शंस में आ रहा है और वो रेसिडेंट बनना चाह रहा है, तो उसे एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, वो भी 182 डेज की। वो जो सेकेंड कंडीशन है वो हमारे लिए, उसके लिए ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया क्या बच्चों आप लोगों को? once again I am repeating, if any person belongs in exceptions, then he have to satisfy first basic condition only for becoming a resident in India. Is this clear? समझ में आया? समझा क्या आप लोगों को? देखो, तो सर आप, हमें ये समझ में आया कि आप बोल रहे हो कि अगर कोई पर्सन एक्सेप्शंस में आएगा तो उसको फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल करना होगा, ये बातें हमें समझ में आ गई सर। अगर कोई पर्सन एक्सेप्शंस में नहीं आ रहा है तो उसको कितने कंडीशन का चॉइस है बच्चों? अगर वो नॉर्मल केस है, अगर कोई पर्सन एक्सेप्शंस में नहीं आया तो उसके लिए दो कंडीशन का चॉइस है, लेकिन इफ अ पर्सन बिलोंग इन एक्सेप्शन देन ही हैव टू सेटिस्फाई ओनली वन कंडीशन। बेटा रोल नंबर 26, धीरज रखो, संयम रखो, मैं हर एक बात बताऊंगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के बारे में भी बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेक्चर खत्म होने के बाद अगर नहीं बताया तो जरूर आप पूछना। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी, बट मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो उसके बारे में। ठीक है, तो अब सर हमें ये बातें समझ में तो आ गई कि अगर कोई नॉर्मल है तो उसको दो कंडीशन में फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक करेगा तो रेसिडेंट होगा, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शंस में है तो उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही फुलफिल करना है, अगर तो वही वो रेसिडेंट होगा, अगर वो नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। ये बातें हमें सर समझ में आई, लेकिन हमें सर ये बताओ कि कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन जो है वो एक्सेप्शंस में आता है। तो उसके लिए हमने 3 पॉइंट बताए, 1, 2, 3। ये तीनों में से
किसी एक पॉइंट में अगर कोई पर्सन बिलोंग कर रहा होगा, ये तीनों में से किसी एक पॉइंट में अगर कोई पर्सन बिलोंग कर रहा होगा तो वो पर्सन एक्सेप्शंस में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इंडिविजुअल विल बी रेसिडेंट ओनली इफ द पीरियड स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर, मतलब उन्हें फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही फुलफिल करनी होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस, मतलब सेकेंड कंडीशन ये फॉलोइंग केसेस में अप्लाई नहीं होगा। अब जरा बताता हूं मैं, बताया गया इंडियन सिटीजन, कोई इंडिया का सिटीजन है, वो लीविंग इंडिया, लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, मतलब कोई इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है इसलिए वो इंडिया छोड़ रहा है। तो इस केस में वो पर्सन क्या कहाँ बिलोंग करता है, एक्सेप्शंस में। और वो पर्सन अगर एक्सेप्शंस में बिलोंग कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, अगर वो पर्सन एक्सेप्शंस में बिलोंग कर रहा है तो ध्यान में रखना, अगर वो पर्सन एक्सेप्शंस में बिलोंग कर रहा है तो मतलब उसे फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही फुलफिल करना होगा। तो पहला पॉइंट समझ में आया सबको? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वो इंडिया छोड़ के जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए, वो एज अ मेंबर, किसका मेंबर होना चाहिए, इंडियन शिप का। फॉरेन शिप का मेंबर है तो नहीं चलेगा, इंडियन शिप का मेंबर होना चाहिए। ये बातें समझ में आई? Yes, तो ये sir. जो भी ब्लू कलर से हाईलाइटेड है वो आपको इंपॉर्टेंट मस्ट है, मतलब जो भी यहाँ पे, सॉरी ब्लू नहीं, यहाँ पे देखो ये हाईलाइटेड पॉइंट, जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में जाना चाहिए और इंडियन शिप का वो मेंबर होना चाहिए। आगे देखते दूसरा पॉइंट क्या है, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, कोई इंडियन सिटीजन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, किस लिए, फॉरेन में जॉब करने के लिए जा रहा है, तो भी वो भी क्या आएगा, एक्सेप्शंस में आएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वो इंडिया का सिटीजन है, फॉरेन में जा रहा है क्या करने, जॉब करने के लिए, तो इंडियन सिटीजन वो कहां पे आएगा, एक्सेप्शंस में आएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया यहां तक ये पॉइंट? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले क्या? अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट पर्पस का मतलब ये होता है कि आपका इंटेंशन जो है परमानेंट हो, सेटल होना चाहिए, होने का होना चाहिए। आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, आप वहां बिजनेस, आपका कोई बिजनेस है उसलिए जा रहे हो, तो यहाँ पे कवर नहीं होता। आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए ही जाने चाहिए तो ही वो यहाँ कवर होगा। अब आगे मैं बात करता हूँ, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये बातें तो थोड़ा सा नहीं समझ में आ रही। पहले तो इंडियन सिटीजन कौन होता है वो हमें पता है कि भाई इंडिया का जो है डॉक्यूमेंट होगा तो इंडियन सिटीजन है, लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप मुझे बताएं हम किस पर्सन को इंडियन ओरिजिन बोलेंगे, कौन से पर्सन को हम इंडियन ओरिजिन बोलते थे, तो देखते कितने लोगों को पता है। चलिए बताइए, हम कौन से पर्सन को इंडियन ओरिजिन बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम कैसे पता चलेगा कि वो इंडिया का ओरिजिन है, भले ही वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो, लेकिन अगर वो इंडिया का ओरिजिन है तो भी चल जाएगा। कैसे पता चलेगा ये बात, किसी को नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखो, किसी भी पर्सन को हम इंडियन ओरिजिन कैसे बोलते हैं, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है। अब इंडिया का मतलब कौन से इंडिया में, सर क्या दो चार इंडिया, कुछ भी आप बात करते हो ऐसे, कभी कभी आप कुछ भी बोलते हो हमें समझ में नहीं आता। इंडिया में बॉर्न होना चाहिए मतलब कौन से इंडिया, क्या मतलब इसका, इंडिया में बर्थ होना चाहिए, यस ये तो हमें पता चल गया सर, लेकिन कौन से इंडिया का मतलब क्या, क्या इंडिया दो तीन है, नहीं ना। तो सुनो, अभी ध्यान से सुनना, हम किसी भी पर्सन को कब इंडियन ओरिजिन बोलेंगे, वो इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ चाहिए, होना चाहिए।
अगर वो 1947 के पहले बॉर्न हुआ है और वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है तो भी हम उसे इंडियन ओरिजिन बोल लेंगे, मान लेंगे। जैसे अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब जो अभी का हमारा पाकिस्तान है वो 1947 के पहले वो हमारा इंडिया था। जो अभी का बांग्लादेश है वो 1947 के पहले वो हमारा इंडिया था। यस और नो? यस और नो? यस। अच्छा, मान लेते हैं कोई 1940 में 1940 में कराची में बॉर्न हुआ तो क्या उसे इंडियन ओरिजिन माना जाएगा? वन सेकेंड, आई एम रिपीटिंग। 1940 में कोई पर्सन कराची में बॉर्न हुआ तो क्या उसे इंडियन ओरिजिन माना जाएगा? यस, क्योंकि 1947 के पहले 1940 में कराची इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक। नाउ मान लेते हैं 1930 में 1930 में कोई पर्सन ढाका, जो पश्चिम बांग्लादेश का कैपिटल है, ढाका में बॉर्न हुआ तो क्या वो इंडियन ओरिजिन माना जाएगा? यस, गुड, वेरी गुड। चलिए अब मेरा बात ध्यान से सुनना। इन द ईयर 2002, in the year 2002, a person born in Islamabad, a person born in Islamabad, क्या इस पर्सन को इंडियन ओरिजिन माना जाएगा? नो, क्योंकि वो 2002 में बॉर्न हो रहा है और तब वो जो इस्लामाबाद है वो इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक, तो इसलिए हम उसे इंडियन ओरिजिन नहीं मानेंगे। इज इट क्लियर? तो समझ में आया? चलिए, तो मतलब आपको कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ, कौन से इंडिया में? इंडिया जो है नॉर्मल इंडिया में ही, लेकिन अगर वो 1947 के पहले बॉर्न हुआ है तो वो अनडिवाइडेड इंडिया में भी बॉर्न हुआ तो उसे हम कंसीडर कर लेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन इंडियन ओरिजिन है। आगे बात, अब जरा ध्यान देना। एक मिस्टर ए हैं, वो उनके फादर इंडिया में बॉर्न हुए। कौन बॉर्न हुआ? इंडिया में उनके फादर बॉर्न हुए, लेकिन उनके फादर यूएसए में सेटल हो गए और मिस्टर ए का जन्म जो है यूएसए में हुआ। तो क्या मिस्टर ए यूएसए में बॉर्न हुए लेकिन उनके फादर इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो हम क्या मिस्टर ए को इंडियन ओरिजिन मान लेंगे? तो अब आपको जान के खुशी होगी कि आप जितने लोगों ने आंसर नो बोला है उन सारे लोगों का आंसर रॉन्ग है। तो उनके फादर, अगर इनकम टैक्स बोलता है, अगर आपके फादर इंडिया में बॉर्न हुए, मतलब फादर से मतलब मदर या मतलब पेरेंट्स में से कोई भी एक, मदर या फादर, तो आप भले ही यूएस से दूसरे कंट्री में बॉर्न हो रहे देन इवन आप इंडियन ओरिजिन माने जाओगे। इज इट क्लियर? समझ में आए? अब और ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट, मिस्टर ए हैं, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर इंडिया में बॉर्न हुए। मिस्टर ए के दादाजी, ग्रैंडफादर इंडिया में बॉर्न हुए और उसके बाद उनके ग्रैंडफादर यूएसए में शिफ्ट हुए। यूएसए में मिस्टर ए के फादर बॉर्न हुए, फिर बाद में मिस्टर ए भी यूएसए में ही बॉर्न हुए। मतलब मिस्टर ए भी यूएसए में बॉर्न हुए हैं और मिस्टर ए के फादर भी यूएसए में बॉर्न हुए हैं। तो अब मुझे बताएंगे क्या मिस्टर ए को इंडियन ओरिजिन माना जाएगा? तो अभी आप लोग कंफ्यूज हैं। तो इस केस में भी मिस्टर ए को इंडियन ओरिजिन मान लिया जाएगा क्योंकि उनके ग्रैंडफादर इंडिया में बॉर्न हुए थे। एक ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर भी अगर इंडिया में बॉर्न हुए तो भी चलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, आगे बोल रहा हूं।
अब मिस्टर ए के ग्रेट ग्रैंडफादर इंडिया में बॉर्न हुए और वो यूएसए शिफ्ट हुए। मिस्टर ए के ग्रैंडफादर यूएसए में बॉर्न हुए, फादर यूएसए में बॉर्न हुए, उसके बाद जो मिस्टर ए भी यूएसए में बॉर्न हुए। अब मुझे बताओ मिस्टर ए के कौन ग्रेट ग्रैंडफादर इंडिया में बॉर्न हुए थे? तो क्या मिस्टर ए को इंडियन ओरिजिन मान लिया जाएगा? देखो अभी समझो, मिस्टर ए के कौन ग्रेट ग्रैंडफादर इंडिया में बॉर्न हुए थे और उसके बाद उनके ग्रैंडफादर, फादर और मिस्टर ए खुद यूएसए में बॉर्न हुए। तो क्या मिस्टर ए को इंडियन ओरिजिन मान लिया जाएगा? नहीं। अब इस केस में मिस्टर ए को इंडियन ओरिजिन नहीं माना जाएगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि हम 3 जनरेशन तक ही कंसीडर करेंगे, उसके बाद नहीं। मतलब ग्रैंडफादर तक आपको कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि इतना डेप्थ हम आपको एग्जाम में नहीं पूछते, बट इट इज फॉर योर नॉलेज पर्पस। अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम और इंटरव्यू वगैरह ये जैसे अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे ये सारी चीजें टेक्निकलिटी आपको पूछी जाती है। जैसे अगर आप सीए सीएमए करने जा रहे हो तो वहां पे इतना डेप्थ में पूछा जाता है बातें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई आप में से सीए वगैरह कर रहा होगा तो उसके लिए ये टैक्स का सब्जेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको सीए में 100 मार्क का एज इट इज सब्जेक्ट रिपीट होगा। अगर आप अच्छी तरह से यहाँ तैयारी करते हो तो आपको सीए का भी पेपर तैयार हो जाता है। चलिए मैं अब आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने वही बताया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम कौन से पर्सन को इंडियन ओरिजिन बोलेंगे? इफ अ पर्सन और या पर्सन खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो या हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो, और हिज ग्रैंड पेरेंट्स were born in undivided India। अब ध्यान देना, ग्रैंड पेरेंट्स में कौन होता है? मैटरनल और पैटर्नल दोनों ग्रैंड पेरेंट्स को हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, मैटरनल और पैटर्नल में का मतलब क्या? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब हमारा हमारे दादाजी और दादी जी, इसमें से कोई इंडिया में बॉर्न हुआ है तो हम इंडियन ओरिजिन है। और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है हमारे नाना और हमारी नानी जी। अगर इनमें से कोई इंडिया में बॉर्न हुआ तो भी हम लोग इंडियन ओरिजिन मान लिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है मैटरनल और पैटर्नल। इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes, तो sir. मतलब आप कब इंडियन ओरिजिन माने जाओगे? या आप खुद इंडिया में बॉर्न हुए, या आपके पेरेंट्स में से कोई इंडिया में बॉर्न हुआ हो, मम्मी या पापा, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से, मैटरनल या पैटर्नल दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ है तो आप इंडियन ओरिजिन मान लिए जाओगे। समझ में आया? ये बातें समझ में आई यहां तक? ठीक, Yes, sir. चलिए। तो कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन हु इज विजिट टू इंडिया, और ऐसा कोई पर्सन इंडिया विजिट करने के लिए आ रहा है तो उसे हम लोग क्या मान लेंगे? इंडियन ओरिजिन मान लेंगे। ठीक है, और उसे हम एक्सेप्शन में मान लेंगे। तो ये तीनों में से कोई पर्सन अगर एक्सेप्शन में है तो उसको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही फुलफिल करना है, सेकंड कंडीशन का चॉइस नहीं है। आगे हम लोग आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैंने क्या बताया, अगर कोई पर्सन इंडियन नॉर्मल है तो उसको 2 बेसिक कंडीशन फुलफिल, दोनों में से कोई एक का चॉइस है। अगर कोई पर्सन एक्सेप्शन में आता है तो एक्सेप्शन के लिए उसको सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही फुलफिल करना पड़ेगा रेसिडेंट होने के लिए। ये बातें समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। और प्लीज आप लोग असाइनमेंट और क्लास वर्क और होमवर्क के क्वेश्चन का पीडीएफ बना के अपलोड करिए। ठीक है, किसी को, कुछ लोगों को जिसको भी डाउट आ रहा है बच्चों, आप ऐसा नहीं है कि मैं उसको डांटूंगा, नहीं नहीं, मैंने तो लेक्चर में बताया तब तुम कहाँ थे, तब ये पॉइंट बताया तब तुम कहाँ थे। अगर आपको डाउट आ रहा है असाइनमेंट का क्वेश्चन, होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम, तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। इसमें डरना नहीं है। ठीक है, आपको नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, इसका कोई देयर इज नो अल्टरनेटिव। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखो, आपको समझ में नहीं आया का मतलब नहीं आता, नहीं आया है, उसमें बीच वाला कोई ग्रे लाइन नहीं है।
तो आपको समझ में नहीं आया तो आपको समझना है, तो उसके लिए डाउट पूछना है, आप मुझसे पूछिए, या आप अगर नहीं मुझसे पूछ रहे, आपके फ्रेंड को किसी को आ रहा है तो उनसे पूछेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो डाउट क्लियर होना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए मैं अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ। और लास्ट टाइम वापस जो लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया वो अपना क्विज का, वो लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अटेम्प्ट करिए। और दूसरा, आप अपने फ्रेंड्स और अदर कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ वो चीजें को शेयर भी करिए। आप अपने ब्रदर एंड सिस्टर को भी वो फॉर्म फिल करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, आपके अगर कोई रिलेटिव्स दूसरे स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये फॉर्म को शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज बच्चों, सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा टारगेट है कि कम से कम 1000 लोग ये टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, तो बिना आपके कोऑपरेशन के ये हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सकता। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग, हम लोग तो हमारे साइड से कर ही रहे हैं, आप सारे लोग भी करिए, क्योंकि ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप भी बोल सकते हो कि हमारे डिपार्टमेंट ने एक टेस्ट क्विज कंपटीशन कंडक्ट किया तो जिसमें 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो आप प्राउडली ये बातें बोल सकते हो। तो लेकिन ये टारगेट हमारा तभी अचीव होगा जब आप सारे लोग कलेक्टिवली कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर ये कोऑपरेट करेंगे, जरूर आप लोग ये शेयर करेंगे। और आप पहले तो देखो, हम अगर किसी को शेयर किए हैं तो सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए, शेयर करने के पहले हम वो टेस्ट खुद अटेम्प्ट किए हैं क्या। नहीं तो हम पूरी दुनिया को, पूरे फ्रेंड्स को, सबको सर्कुलेट किए और पता चला एट द एंड हमने खुद ही नहीं वो टेस्ट लिखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप खुद लिखेंगे, वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, दूसरे के साथ आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए एस वाई बैब का आज मैं पहले एस वाई बैब का अटेंडेंस ले रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ऑफ बैब। तो अटेंडेंस बोलेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच इन एडवांस, और जो लोगों ने शेयर कर दिया थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने शेयर किया है। तो चलिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 44 45 46 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 32 34 35 36 37 38 35 36 37 38 38 39 40 41 42 40 41 42 43 44 चिन्मयी 45 खुशी, खुशी भी आई थिंक सी थी। थैंक यू सो मच। मैं अभी एस वाई बी का अटेंडेंस ले लेता हूँ, वेट फॉर 1 मिनट। चलिए एस वाई बी के लोग अटेंडेंस देंगे।
रोल नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 45, 46, 46 नहीं है, 47, 48, 49, 48 लास्ट है क्या? थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ख्याल रखें आप लोग अपना, बाय बाय एवरीवन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।